देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कहता है डियर, एक तरीके से एग्जाम्पल नंबर 20 एक तरीके की प्योर थ्योरम है जो आपको 1 मार्क में काम आती है। क्वेश्चन में कहता है आपसे कंसीडर्ड फंक्शन एफ एंड जी सच दैट गॉफ इज डिफाइंड, यानी गॉफ निकल सकता है। गॉफ डिफाइंड का मतलब ये होता है, गॉफ नॉट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एंड इज 1 1, ठीक है। आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली आर 1 1। तो वो कह रहा है अगर गॉफ को 1 1 होना है, यानी कंपोजिट फंक्शन होता है जी ओ एफ जनरली बोलते हैं, मैं उसे गॉफ बोल देती हूँ। तो जी ओ एफ जो 1 1 है ये बता रखा है। कंसीडर करो कि अगर गॉफ 1 1 है तो क्या ये जरूरी है कि एफ और जी दोनों का दोनों 1 1 होना कंपल्सरी है। तो हमने इसको समझने के लिए 2 केस लिए, उससे शायद हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर जी और एफ से बनने वाला कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ यानी गॉफ अगर 1 1 है तो क्या इसके लिए जरूरी है कि दोनों का 1 1 होना जरूरी है। तो ठीक है ना, हम इसका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो केस 1 में हमने एफ को 1 1 लिया बट जी को 1 1 नहीं लिया, और उससे देखा कि गॉफ का रिजल्ट क्या आता है। तो एफ देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें ए टू बी सेट है, ये हमारे पास ए सेट है 1 2 3, ये हमारे पास बी सेट है 4 5 6 7, राइट। फिर जी फंक्शन है वो बी टू सी है, साइमल्टेनियसली हमने ले लिया क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में अगर आप साथ में ले लें एरो डायग्राम तो आसान होता है। तो सबसे पहले ये आपका एफ फंक्शन था, राइट। आप देख सकते हैं दिस इज एफ फंक्शन। इसमें ए टू बी यानी ए आपके पास डोमेन है और बी आपके पास को डोमेन है। फिर हमने जी सेट लिया बी टू सी जिसमें बी डोमेन है और सी उसकी को डोमेन है, यानी जो आंसर्स हैं वो सी से निकलेंगे। अब आप फंक्शन एफ को देखिए, 1 को हमने ज्वाइन करा है 4 के साथ, 2 को ज्वाइन करा है 5 के साथ, 3 को ज्वाइन करा है 6 के साथ। तो एफ यहाँ 1 1 है। 1 1 का क्या मतलब होता है कि आपके पास हर ए की एक वैल्यू के लिए बी की एक सिंगल और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। इमेज बोल दीजिए, रेंज बोल दीजिए, या कोडोमेन का एलिमेंट बोल दीजिए। तो हमेशा अगर इसमें से एक डिफरेंट एलिमेंट आपने लिया बी में से, है ना, जो कोडोमेन होती है, तो उसको बोलते हैं 1 1। तो हमने एफ फंक्शन तो या इस तरीके से बनाया कि ये 1 1 है, बट जी को 1 1 नहीं लिया। देखिए जी में हमने 4 को 8 से ज्वाइन करा, 5 को 9 से ज्वाइन करा, 6 को भी 10 से ज्वाइन कर दिया, 7 को भी 10 से ज्वाइन कर दिया। इसे बोलते हैं मैनी वन। या तो कोई फंक्शन 1 1 होता है या मैनी वन होता है, दोनों नहीं हो सकता। तो दिस इज मैनी वन, राइट। 2 के साथ 1 जुड़ गया। तो फिलहाल अब देखते हैं कि गॉफ क्या है, क्योंकि यहाँ पर गॉफ डिफाइंड तो है, ये तो उसने बोला ही था, पर ये देख लेते हैं क्या गॉफ 1 1 आएगा। यहाँ पर हमने क्या केस लिया, एफ 1 1 बट जी इज नॉट। चलिए अब जी ओ एफ निकालते हैं। तो डियर क्या होता है, एफ की डोमेन आएगी, एफ की डोमेन आएगी क्योंकि, और लास्ट में आपने कहां पहुंचना है जी, तो जी की रेंज आएगी, ये मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम इसे कैसे रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जी ऑफ एफ 1 निकालना है। इसका क्या मतलब है कि एफ में जब हमने 1 रखा तो क्या आंसर आया, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब एफ 1 यानी जब आपने फंक्शन में 1 रखा तो आपका रिजल्ट क्या था, 4। तो हमने यहाँ रख दिया आपके पास जी ऑफ 4, यानी F1 की जगह 4 आ गया। नाउ जी ऑफ 4 रखने पर क्या रिजल्ट आया, 8। यानी आप डायरेक्टली देखिए एरो डायग्राम में, अगर हमने फंक्शन में से 1 पुट करा, 1 रखने पर 4 आया, 4 रखने पर जी में से 8 आया, वही हमने लास्ट में रिजल्ट लिख दिया, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पर जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली अगर हम आपको जी ऑफ 2 कर दिखाएं, ये जो गॉफ ऑफ 2 है, तो ये कैसे निकलेगा डियर, जी ऑफ एफ ये 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ 2। अगर आप फंक्शन में 2 रखते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, दिस इज रेंज 5 आ गई। तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नाउ जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, 9। तो फाइनली हमने ये लिख दिया। तो अगर आप समझे तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने किया है। अब जी ऑफ गॉफ ऑफ 3 यानी फंक्शन में 3 रखो और जी का रेंज निकालो। तो पूरी सीरीज आपके पास है। अगर हमने फंक्शन में 3 रखा तो उसमें से आंसर आया 6। फिर हमने जी में 6 रखा तो हमारा आंसर आया 10। तो ये देखिए, तो आप देखिए यहां पर अगर हमने 1 पुट करा तो 8 आया। अगर हम गॉफ फंक्शन का एरो डायग्राम बनाए तो हमने 1 पुट करा तो 8 आया, 2 पुट करा तो 9 आया, और 3 पुट करा तो 10 आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हर एक डोमेन की डिफरेंट इमेज है। अगर ऐसा हो तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। तो अगर हमने एफ को 1 1 लिया और जी को 1 1 नहीं लिया तो गॉफ तो 1 1 आ गया। तो वैसे देखा जाए तो आपको सेकंड केस लेने की जरूरत नहीं है, यहां से ही आपको क्लू मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर गॉफ 1 1 है तो क्या जरूरी है दोनों फंक्शन 1 1 होने चाहिए। तो आप खुद ही देख लो केस 1 में जी को हमने 1 1 नहीं लिया, फिर भी जी ओ एफ 1 1 आ गया।
तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ f या g में से कोई एक 1 1 हो तो उसका कंपोजिट 1 1 होता है? ये चीज हम एकदम नहीं कह सकते। हो सकता है सिर्फ f फंक्शन के 1 1 होने पर गॉफ 1 1 होता हो, या g फंक्शन के 1 1 होने पर। तो ये तो बहुत क्लियर है कि f 1 1 होगा तो गॉफ 1 1 जरूर होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला कि गॉफ 1 1 था। एक बार सेकंड केस भी जरूर देख लेते हैं। इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि दोनों में से कोई एक भी 1 1 हो तो भी हो जाता है, दोनों का 1 1 होना जरूरी नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो तो आंसर नो ही है। केस 2 में हमने क्या किया, g को 1 1 लिया बट f को नहीं लिया, और देखते हैं रिजल्ट क्या रहा। ये देखिए हमारा पहला f फंक्शन है a to b, 1 रखने पर 4, 2 रखने पर हमने 5 लिया और 3 रखने पर 5 लिया। ये बन गया मैनी 1, यानी हमने f फंक्शन को 1 1 नहीं लिया। अब g फंक्शन b to c, 4 रखने पे 7 आ रहा है g फंक्शन में, 5 रखने पर 8 आ रहा है, 6 रखने पर 9 आ रहा है, यानी हमने g फंक्शन को प्योरली जो है 1 1 ले लिया है ना। आप भी इस तरीके से समझा सकते हैं, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और आपको याद भी रहेगा। g ऑफ f1, यानी अगर हम फंक्शन में 1 रखे तो क्या आंसर आएगा गॉफ का। ये वही सेम चीज, अगर हमने फंक्शन में f में 1 रखा तो हमारा रिजल्ट आया 4, फिर g फंक्शन आ जाएगा, f कंप्लीट होते ही कौन सा फंक्शन आ जाएगा g, फिर 4 रखा तो हमारा आंसर कितना आया 7, तो g ऑफ f1 कितना हो गया 7। सिमिलरली अगर हमने फंक्शन में 2 पुट किया तो हमारा आंसर आएगा f ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा 5, फिर g ऑफ 5 का आंसर कितना आएगा 8, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8। सिमिलरली g ऑफ f3, अगर हम ये, इसका मतलब क्या होता है डियर, f ऑफ 3, राइट, इसका मतलब ये हो गया ना, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 5 और g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, इट्स 8। तो इसका मतलब तो आपके पास सेम डोमेन के दो सेम आंसर आ गए, 2 रखने पर भी 8 आ गया, 3 रखने पर भी 8 आ गया। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं आपके सामने, GOF फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का डायग्राम बनाऊं, एरो डायग्राम, तो 1 रखने पर 7, 2 रखने पर 8 और 3 रखने पर भी 8 आ गया, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कुछ, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, और काफी अच्छा कंक्लूजन कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये है अगर f और g दोनों 1 1 है तो पक्का जो है GOF यानी कंपोजिट फंक्शन 1 1 होगा, लेकिन इनमें से किसी एक के 1 1 होने पर भी गॉफ 1 1 हो जाता है। कौन से केस में, f का 1 1 होना कंपल्सरी है, क्योंकि g 1 1 नहीं था तो आपने देखा गॉफ 1 1 नहीं आया, सॉरी g 1 1 था तो गॉफ 1 1 नहीं आया। तो आप फाइनल कंक्लूजन यहां पर क्या निकाल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आपके सामने बन जाएगी डियर, फॉर गॉफ टू बी 1 1, अगर कंपोजिट फंक्शन गॉफ को 1 1 होना है तो f मस्ट बी 1 1। अगर f 1 1 हुआ तो गॉफ हमेशा 1 1 होगा, यानी अगर f 1 1 है g 1 1 है तो GOF डेफिनेटली 1 1 होगा। अगर f 1 1 है g 1 1 नहीं है तब भी गॉफ 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर f 1 1 नहीं हुआ और g 1 1 हुआ, अगर f 1 1 नहीं हुआ तो आपके पास गॉफ 1 1 नहीं होगा। तो कंपल्सरी सिचुएशन ये आ गई कि f मस्ट बी 1 1, देन गॉफ इज डेफिनेटली 1 1, राइट। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर रहा हो। चलिए, और ये प्रॉपर्टी भी। अब हम एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं। चलिए डियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी कुछ वैसा सा ही है और एक थ्योरम और आएगी। इसने कहा आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली बी ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू, यानी अगर GOF यानी जो कंपोजिट फंक्शन है गॉफ ऑन टू अगर होना है तो क्या उसके लिए दोनों फंक्शंस का ऑन टू होना जरूरी है। अभी अभी हमने एग्जांपल नंबर 20 में ये प्रॉपर्टी करी है, GOF के 1 1 होने के लिए f का 1 1 होना कंपल्सरी है। g 1 1 ना भी हो तो चलेगा, अगर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना कंफर्म है मिनिमम कि f 1 1 होना चाहिए। तो चलिए ऑन टू के लिए देखते हैं क्या चीज है। सेम यही चीज लेंगे हम, फंक्शन ले लेते हैं a to b और g फंक्शन ले लेते हैं b to c। डियर देखिए, अगर आप GOF फंक्शन बनाएंगे तो उसका डोमेन या कोडोमेन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डोमेन होगी f फंक्शन की यानी a, और रेंज होगी इसकी, यानी फाइनली आप पहुंच जाओगे यहां पर, क्योंकि a रखने पर b सेट से कोई एलिमेंट आएगा और वही जो एलिमेंट है वो यहां पर आपके पास डोमेन है, तो आपका आंसर क्या आएगा c। तो GOF में डोमेन क्या होगा f का और कोडोमेन क्या होगा c का, राइट। और अगर हम बात करें FOG की, अगर आप FOG की बात करते हैं तो डोमेन होगा g का, दैट इज b, और कोडोमेन होगा हमारे पास इसका, दैट इज b, f ऑफ g, राइट। चलिए, अभी हमें इसकी बात नहीं करनी f ऑफ g की, तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ GOF की। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका डोमेन या कोडोमेन क्या होता है। क्लियर।
तो अब आपके पास हमने यहाँ 2 केस लिए हैं, दोनों केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहला केस वही लिया, f ऑन टू है, मान लेते हैं g ऑन टू नहीं है, पता चल जाएगा कि क्या दोनों का ऑन टू होना जरूरी है, तो हमने f को ऑन टू नहीं लिया। 1 2 3 हमारे a सेट में है, b सेट में है 5 6 7 8 9 10 11, 1 ज्वाइन हो गया 5 के साथ, 2 ज्वाइन हो गया 6 के साथ, 3 ज्वाइन हो गया 7 के साथ, 4 ज्वाइन हो गया 7 के साथ। अब देखिए यहाँ 1 जो f जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, जो भी किसी फंक्शन की कोडोमेन है वो पूरी यूज हो जानी चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो यस आप देखिए, आपको यहाँ 1 1 के लिए तो कुछ नहीं कहा गया, ऑन टू पता करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर जो बी सेट है वो पूरा यूज हो गया फंक्शन एफ में। तो यस एफ फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज कोडोमेन इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। चलिए जी फंक्शन को हमने ऑन टू नहीं लिया, तो 5 को हमने जोड़ दिया 8 के साथ, 6 को जोड़ दिया 9 के साथ, 7 को जोड़ दिया 10 के साथ और एक एलिमेंट लेफ्ट कर दिया, ताकि हम ये ले सके कि g ऑन टू नहीं है। अब यहाँ g फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि जो g की कोडोमेन है उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो बचा रह गया। तो अभी हमने ये केस लिया, अब हम चेक करेंगे कि GOF पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने GOF निकाला, आपको पता है कि यह डोमेन किसकी होंगी, इसकी। ये देखिए ये डोमेन है इसका ए सेट, और जो इसका आंसर आना चाहिए वो 8 9 10 11 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 रखा, 1 रखने पर फंक्शन एफ में आएगा 5, 5 रखने पर जी फंक्शन में आंसर कितना आएगा 8, यानी 1 जुड़ गया 8 के साथ। फिर GOF2 कैसे निकालते हैं, आपको बताया था हमने। मान लीजिए GOF2 निकालना है आपने, तो क्या करते हैं f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, फंक्शन में 2 रखोगे तो 6, यानी यहाँ पर इसकी जगह कितना आ गया 6। नाउ जी फंक्शन में अगर हम 6 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा 9। ठीक है, तो देखिए यही हमने यहाँ पर आंसर जो है वो निकाल के दिखाया है, 9 आंसर आया हुआ है। तो सिमिलरली हमारे पास ये आ गया, जो 2 है वो 9 के साथ जुड़ गया। अब 3 रखते हैं, अगर हम फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो वो 7 से जुड़ेगा, 7 जुड़ा हुआ है 8 के साथ, तो इसका मतलब 3 का फाइनल रिजल्ट आ गया 10। फिर हमने रखा 4 फंक्शन में f, क्योंकि इसकी डोमेन यही है, हमने रखी 4 पे 7 ज्वाइन है, 7 पे 10, तो इसका मतलब 4 दोबारा 10 से जाके जुड़ गया। आप देखिए ये आपके पास गॉफ फंक्शन का डोमेन है और ये कोडोमेन है। क्या आपको दिख रहा है कोडोमेन पूरी यूटिलाइज हुई? नहीं हुई, जबकि डोमेन फुल कंफर्म पूरी हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पर 11 जो है वो रह गया। मतलब क्या है, अगर f ऑन टू है, g ऑन टू नहीं है, तो गॉफ ऑन टू नहीं आया। यानी ऐसा सा कुछ नजर आ रहा है कि f के ऑन टू होने से GOF ऑन टू नहीं होता। यस चलिए अब दूसरा देखते हैं, G इज ऑन टू बट F इज नॉट। G इज ऑन टू बट F इज नॉट, दूसरा केस। अब हमारे पास यही एलिमेंट्स है जो हमने भी सेट ले रखा है सेम, तो यहाँ पर 1 5 के साथ जोड़ दिया, 5 9 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ और 4 को 7 के साथ, ताकि हम ये दिखा सके कि F ऑन टू नहीं है। F में एक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट रह गया है ना, 8 छूट गया आपके पास, तो F फंक्शन डेफिनेटली ऑन टू नहीं है, पर G को हमने ऑन टू ले रहा है। तो 5 को 9 के साथ, 6 को 10 के साथ, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए, 7 को भी 11 के साथ जोड़ दिया और 8 को भी 11 के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप G फंक्शन की अगर कोडोमेन को चेक करेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है। यानी अब केस 2 में हमने लिया है कि G ऑन टू है। देखते हैं G के ऑन टू होने से गॉफ पे कुछ फर्क पड़ता है। तो अब हमने लिया सबसे पहले गॉफ 1 है ना, डोमेन उसकी क्या होगी गॉफ की, सेम 1। अगर हमने यहाँ 1 पुट करा, डोमेन क्या है A, हमने आपको दिखाया था यहाँ पर, और जो कोडोमेन होगा इसका C। चलो अब देखते हैं क्या आंसर आता है, 1 2 3 4। अगर हमने 1 पुट करा फंक्शन में F में तो उसका रिजल्ट आया 5। अब G में अगर हम 5 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, यानी 1 किसके साथ जुड़ गया 9 के साथ। फिर GOF2 निकालते हैं, अगर हमने फंक्शन F में 2 पुट किया F में तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 6। G में 6 का रिजल्ट किसके साथ ज्वाइन है, 6 का रिजल्ट किसके साथ ज्वाइन है 10 के साथ, यानी आपने 2 पुट करा और आप फाइनली कहां पहुंच गए 10 पर, यानी 2 रखने पर 10 आ गया। सिमिलरली GOF 3 रखने पर 7, 7 रखने पर 11, यानी 3 का फाइनल आउटपुट क्या होगा आपके पास 11, तो 3 जुड़ गया 11 के साथ। सिमिलरली 4, अगर हमने गॉफ में 4 इनपुट पुट करा, आउटपुट क्या आएगा, 4 पुट करा, 4 से हम 7 पे आए, 7 से हम वापस 11 पर आ गए, यानी 4 का आउटपुट भी 11 आ गया। तो क्या नजर आ रहा है आपको, क्या जो गॉफ का डोमेन कोडोमेन है, क्या उसमें कोई एलिमेंट लेफ्ट है? नहीं, सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों केस से आप फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी डिराइव हो गई डियर। क्या प्रॉपर्टी डिराइव हो गई जो आप 1 मार्कर में भी यूज कर सकते हो, कि फॉर गॉफ इनटू, गॉफ के ऑन टू होने के लिए G का ऑन टू होना जरूरी है, G मस्ट बी ऑन टू। अगर G ऑन टू है तो पक्का पक्का आपका गॉफ ऑन टू आएगा, जो कि आप केस 2 में देख रहे हो।
f पे ऑन टू होना डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर? यानी 1-1 के लिए क्या जरूरी है, अगर हमें गॉफ 1-1 करना है, अभी हमने देखा अगर हमें गॉफ 1-1 करना है तो f का 1-1 होना बहुत जरूरी है। अगर f 1-1 है तो GOF भी पक्का पक्का 1-1 होगा। और ऑन टू के लिए क्या जरूरी है, अगर GOF में G ऑन टू है तो पक्का पक्का GOF भी आपके पास ऑन टू होगा। तो आई होप ये कंक्लूजन आपके पास काम आएगा 1-1 और ऑन टू के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ जी डियर, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर आपके पास 22, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या कहता है, फंक्शन है हमारे पास 1 2 3 से ABC तक, ठीक है। तो ये हमारा सेट कोई भी आपको डिफाइन दे रखा है, जैसे इसमें x सेट है, y सेट है, तो सेट A से लेकर सेट B तक आपका f फंक्शन है, B 1-1 एंड ऑन टू। तो ये भी दे रखा है कि 1-1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है फंक्शन। और ये भी बता रखा है कि 1 रखने पर फंक्शन में A आया, 2 रखने पर B आया आउटपुट, 3 इनपुट रखने पर C आया, ठीक है। शो दैट G जो फंक्शन है अगर ये है आपके पास, तो सच दैट गॉफ का आंसर आइडेंटिटी ऑफ एक्स आ रहा है और फॉग का आंसर आइडेंटिटी ऑफ वाई आ रहा है, वेयर एक्स इज दिस सेट एंड वाई इज दिस सेट, ठीक है डियर। तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता। तो यहाँ फंक्शन दे रखा है एक्स टू वाई, बिकॉज आपको डिफाइन कर दिया ये सेट एक्स है, राइट, ये सेट आपको एक्स डिफाइन कर दिया, तो ये एक्स सेट है आपके पास, एक्स से वाई तक आपके पास एफ फंक्शन है। और जी फंक्शन आप देखेंगे तो रिवर्स डिफाइन कर रखा है, यानी वाई टू एक्स, राइट। अब आपको क्या प्रूव करना है कि जो GOF फंक्शन है वो आइडेंटिटी ऑफ एक्स आ रहा है। व्हाट डज आइडेंटिटी ऑफ एक्स मींस, कि अगर हम इसमें एक्स की वैल्यूज रखते हैं तो आंसर भी एक्स आएगा, वो होता है आइडेंटिटी ऑफ एक्स। जैसे आपने आइडेंटिटी फंक्शन अगर आपको याद हो 11th क्लास में पढ़ा होगा, दिस इज वाज आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखें तो वाई की वैल्यू भी 0 आएगी, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखें तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी, 2 रखें तो वाई की वैल्यू भी 2 आएगी। यानी जैसी डोमेन वैसी ही रेंज, बिल्कुल सेम इमेज वाली, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं डियर, आइडेंटिटी फंक्शन। तो GOF की अगर हम बात करें, तो अगर G फंक्शन x टू y है, F फंक्शन x टू y है और G फंक्शन y टू x है, GOF की भी डोमेन को डोमेन पता कर लेते हैं। G और F में डोमेन कहां से ली जाएगी, F से, तो डोमेन हमने ले ली x, और आउटपुट किसका होगा, G का, यानी x, यानी x टू x हमें ये इसमें प्रूव करके दिखाना है। यानी x पुट करा और हमारा आंसर भी किस सेट में से आ जाए, x में से। तो ऐसी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आए उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। सिमिलरली FOG की बात करते हैं, तो उसमें G का इनपुट रखा जाएगा, तो G का इनपुट क्या है, y, और आउटपुट किसका लिया जाएगा, f का, तो f का आउटपुट कितना है, y, तो y रखने पर y आना चाहिए। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं डियर, हम आइडेंटिटी फंक्शंस बोलते हैं। जो पुट कर रहे हो वही सेम आंसर आपके पास आ रहा है। तो ये चीज बस हमें प्रूव करके दिखानी है। पहले हम क्या करेंगे, f फंक्शन और g फंक्शन फॉर्म करेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें f फंक्शन डियर यहाँ पे फॉर्म था, पहले से ही बता रखा था, तो f फंक्शन है x टू y और g फंक्शन है y टू x, ये हमने बना लिया ना। f फंक्शन में दे रखा था 1 पुट करने पर a आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन था, 2 पुट करने पर b आ रहा है, 3 पुट करने पर c आ रहा है, एंड वाइसा वर्सा g के साथ है, g में a पुट करने पर 1 और b पुट करने पर 2 और c पुट करने पर 3। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि GOF और FOG आइडेंटिटी फंक्शंस है, ठीक है, इसी से ही आंसर आएगा। देखिए डियर, तो सबसे पहले आपको GOF या FOG जो भी निकालना है वो निकालो। तो फॉर एग्जांपल मैं FOG निकाल रही हूँ, ठीक है ना, और मुझे प्रूव करना है x रखने पर x आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि FOG में आप डोमेन किसकी रखोगे, G की, तो ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये रही डोमेन और ये क्या होती है आपके पास, रेंज या फिर कोड डोमेन। तो G हमने रखा A, सबसे पहले f ऑफ G ऑफ A रखने पर G फंक्शन से आउटपुट आया 1। G के बाद हम कौन से फंक्शन पे चले जाते हैं, फंक्शन f पर, ऐसा ही होता है ना, इसके अंदर हमने करके भी दिखाया है। f ऑफ G ऑफ क्या लिखोगे, f, इसकी जगह आ जाता है ब्रैकेट और ये बन गया G ऑफ A। नाउ G ऑफ A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। नाउ f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, A। यानी आप देखिए, आपने फॉग फंक्शन में यानी FOG फंक्शन में इनपुट क्या पुट करा था, A, आउटपुट क्या आया आपके पास, A, यानी जो x पुट करा था वही आंसर आ गया। यही एग्जाम्पल है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन का, सेम। अब नेक्स्ट, G में डोमेन क्या है, B, हमने f ऑफ G रखा B। अगर हम यहाँ B रखते हैं, ये देखो f ऑफ GB, नाउ GB की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसकी जगह कितना आ गया, 2। नाउ f ऑफ 2, अब f रह गया ना और इसकी जगह 2 आ गया, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, B। तो जो आपने पुट करा था वही आपके पास आंसर आ रहा है। सेम C के साथ, क्योंकि लास्ट हमारे पास G का जो डोमेन है वो है C, वो भी पुट करके देखेंगे। हमने C रखा, C रखने पर 3 आया, ये 3 आप x फंक्शन में गए, 3 रखने पर C, यानी C रखने पर वापस C। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है डियर, कि आप अगर जो f फंक्शन है उसके अंदर जो पुट कर रहे हैं आप लोग, f और g फंक्शन में जो पुट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है। यानी अगर आपने x पुट करा है तो आपके पास x ही आंसर आ गया है,
राइट सॉरी, यहाँ पर जो एफ ऑफ जी फंक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिखने में जरा सी गलती कर दी, एक्स टू एक्स नहीं आएगा डियर ये। आप देखिए ना, एफ ऑफ जी में डोमेन क्या है आपके पास, y, और रेंज भी क्या आएगी आपके पास, y। तो यही हो रहा है, आपने y आंसर पुट किया था a b c, देखिए a रखने पर a आया, b रखने पर b आया और c रखने पर c आया, और ये पूरा का पूरा सेट क्या था आपके पास, y सेट, और आंसर भी आपके पास क्या आ गया, y सेट। तो इसका मतलब f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y, राइट। चलिए अब हम GOF भी देख लेते हैं, f ऑफ g देख लिया, तो GOF देखिए, उसमें क्या करना पड़ेगा, यही चीज हमसे यहाँ गलत हो गया लिखा हुआ, ये x टू x हो जाएगा, राइट, x टू x। तो यहाँ पर x टू x, वाई, बिकॉज डोमेन किसकी ली जाएगी, f की, तो f की डोमेन क्या है, आपको क्या नजर आ रही है, f की डोमेन x, और जो रेंज होगी वो किसकी होगी, g की। तो g की रेंज कितनी है डियर, हमारे पास g की रेंज है x, तो हमें x से x पर जाना है, यही है। अब देखिए GOF1, यानी हमने फंक्शन में 1 रखा, कैसे लिखते हैं इसको, g इसकी जगह ब्रैकेट आ गया, o की जगह f ऑफ 1। नाउ f ऑफ 1 पे हमारा आंसर कितना है, f ऑफ 1 पे हमारा आंसर है a, तो ये आ गया g ऑफ a। नाउ g ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1, यानी आपने इस गॉफ फंक्शन में पुट क्या किया था, 1, और आपका फाइनल रिजल्ट भी कितना आया, 1। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स के साथ कर लेंगे यहाँ पर, राइट। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, अगर हमने g ऑफ f2, यानी हमने f में 2 पुट किया, f में 2 पुट करा, हमारा रिजल्ट आया b, अब इस b से फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2, 3 रखने पर 3, तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, GOF फंक्शन में जो आप पुट कर रहे हो, गॉफ फंक्शन में अगर आपने 1 पुट करा तो 1, 2 पुट करा तो 2, 3 पुट करा तो 3, तो 1 2 3 क्या है आपके पास, हमने 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, हमारा रिजल्ट भी 1 2 3 आया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो x सेट पुट करने पर x सेट ही आ रहा है, इसका मतलब गॉफ इज आइडेंटिटी ऑफ x, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, एग्जाम्पल नंबर 23। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 देख लेते हैं। लेट फंक्शन f इज n टू y, n टू y, n इज नेचुरल नंबर एंड y इज सम सेट, सेट डिफाइन करेगा वो, और फंक्शन आपके पास 4x प्लस 3, y को भी उसने डिफाइन कर दिया, जो y है यानी जो कोड डोमेन है उसको डिफाइन कर दिया, y आपने नेचुरल नंबर में से ही लिया है, एंड y इज नथिंग बट 4x प्लस 3, यानी जो यहां से आंसर आएगा, देखिए ना आप समझने की कोशिश करिएगा, ये जो y सेट है ये बेसिकली क्या है, वो कह रहा है y इज नथिंग बट 4x प्लस 3, यानी यहां से जो आंसर आ रहा है आपके पास वही है y सेट, वही है y सेट, यानी y सेट पूरा का पूरा वो है जो यहां से आंसर आएगा। क्लियर है, शो दैट fx इज इन्वर्टेबल, फाइंड इनवर्स। देखिए डियर, इस क्वेश्चन को करने के मेरे अकॉर्डिंग 2 मेथड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अप्रोच भी 2 है, तो हमने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाया है। एक तरीका ये होता है कि आप फंक्शन को पहले इन्वर्टेबल प्रूव करना है क्योंकि कहा गया है, और फिर इनवर्स निकालना है। पहले आप ये प्रूव करो कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक तरीका ये होता है बाइजेक्टिव प्रूव कर दो, अगर आप किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर देते हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल होती है, राइट, हमेशा। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी आपको पता ही है कि अगर हम f ऑफ g और GOF इन दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दें, है ना, तो ऐसे केस में भी वो इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाता है। तो दोनों मेथड है, हम आपके साथ दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन यूज इट। चलिए देखिए, फर्स्ट मेथड आपके पास है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि अगर समझने के पर्सपेक्टिव से, तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर टू y सेट, और मजे की बात यह है कि ये y सेट पूरा का पूरा रेंज ही है, आपको खुद ही बोला है y सेट इज नथिंग बट 4x प्लस 3 से जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो y सेट कोई अलग सा सेट नहीं है। चलिए, और g फंक्शन आपके पास होगा ऑब्वियसली y2n। अब हमें ये फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 3। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग मैं एरो डायग्राम बनाऊंगी और देखूंगी क्या ये 1 1 है या नहीं है। अब 1 1 प्रूव करने का तरीका भी होता है, x1 पुट कर दो, फिर उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, और थ्योरेटिकल वे भी लिख सकते हो। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें x1 रख दो, फिर इसमें क्या रख दो, एक दूसरा एलिमेंट रख दो x2, फिर हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा जो x1 पुट करने पर आंसर आया और x2 पुट करने पर आंसर आया वो इक्वल है, यानी 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। नाउ 3 से 3 कट जाएगा, फिर 4 से 4 भी कट जाएगा, और x1 x2 के इक्वल आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 1 1 फंक्शन। तो डेफिनेटली आप देखिए कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये 1 1 फंक्शन है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हमने x1 एक एलिमेंट पुट करा था, तो हमारे पास y से एक आंसर आया था, फिर हमने एक x2 एलिमेंट पुट करा था, हमारा उससे दूसरा आंसर आया था। पहले हम ये मानते हैं, सॉरी हमने कहा दोनों आंसर सेम आए हैं, x1 पुट करने पर y1 आ गया, और मतलब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये वाला आंसर भी सेम है और ये वाला आंसर भी सेम है, यही कहा हमने।
फिर उसने आपको फाइनली कंक्लूड कर दिया कि x1 x2 दो अलग एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। यानी x1 पुट करने पर y1 जो आया है और x2 पुट करने पर y1 जो आया है, ये दो अलग एलिमेंट नहीं है। यानी ये मैनी वन नहीं है, ये वन वन फंक्शन ही है। तो ये वन वन प्रूव करने का तरीका होता है। ठीक है, बाकी आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं। कैसे? आप देखिए, अगर मैं इस फंक्शन में 1 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 7। अगर मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 11। अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 15। यानी वन वन फंक्शन ये है। कैसे प्रूव कर सकते हैं वन वन फंक्शन? बिकॉज फॉर एवरी डोमेन देर इज अ डिफरेंट रेंज। फॉर एवरी डोमेन देर इज अ डिफरेंट डोमेन। अगर समझना है तो हमें ये सब कहानी करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार कुछ वैल्यू पुट करी हूँ, मेरा डिफरेंट आंसर आएगा फॉर श्योर। और आपको पता है एक्स यहाँ पर किस में से लेना है? नेचुरल नंबर में से। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 रखा तो 7, 2 रखा तो 11, 3 रखा तो 15। तो इसका मतलब ये है, ये वन वन तो पक्का पक्का है। और हमने इसको ऐसे भी प्रूव करके दिखा दिया। तो जो आपका मन करे, आप थ्योरेटिकल लिख लो, नहीं तो आप ऐसे लिख दो कि ये वन वन फंक्शन है। फिर बात आती है ऑन टू की। तो डियर ये 100% ऑन टू है। क्यों? बिकॉज यहाँ जो y सेट है वो क्या था? वो 4x+3 ही था। उसने खुद बोला था कि y इज इक्वल टू 4x+3, y सेट में डिफाइन कर रखा है। यानी जब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही y सेट है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई कि इसमें कोई एलिमेंट छूटेगा ही नहीं। तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। और अगर ये वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो ये डेफिनेटली एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो यही हमने फर्स्ट मेथड में करके दिखाया। हमने यहाँ लिख दिया, ये प्रूव करके दिखा दिया कि वन वन है। साथ के साथ हमने ये भी स्टेटमेंट मेंशन करनी है, बिकॉज यहाँ पर जो को डोमेन है वो पूरी की पूरी रेंज बन रही है। रेंज क्या होती है? जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं। अगर इसमें कोई एलिमेंट छूट जाता तो वो को डोमेन का एलिमेंट होता, रेंज नहीं होता, है ना, जिससे कनेक्ट ना हो पाए। लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, बिकॉज वाई सेट उसने कहा है, हमारा जो वाई का यहाँ से आंसर आ रहा है वही वाई सेट है। तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, जो जो वाई है वो सब इस वाई सेट में आ रहा है। तो यहाँ पे को डोमेन रेंज के इक्वल है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो डेफिनेटली ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब एक बार प्रूव हो गया कि इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इन्वर्स कैसे निकाल देते हैं? सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दो। यानी अभी आपका y जो वेरिएबल है वो x पे डिपेंडेंट है। अगर आप x को y पे चेंज कर दोगे, रिवर्स गेयर, दैट इज व्हाट इनवर्स ऑल अबाउट। तो ये फंक्शन दे रखा है आपको, fx को हम क्या लिखते हैं? y इक्वल टू 4x+3। ये 3 यहाँ ले आओ, 4x में से 4 यहाँ ले आओ। दिस इज व्हाट इनवर्स डियर। जब आप y डिपेंड कर रहा था x पर, अब डिपेंडेंसी बदल दो, x डिपेंड कर रहा है y पर। अब आप y की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू निकलेगी। इसे ही बोलते हैं इनवर्स। और अगर ये निकल रहा है तो भी आप बड़े आराम से आइडिया निकाल सकते हो कि उस फंक्शन का इनवर्स है। अगर नहीं निकल पा रहा हो x की वैल्यू, तो भी आप आइडिया लगा सकते हो कि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड इसको हम बोलते हैं, बिकॉज ये फंक्शन y पे डिपेंडेंट है ना, y की वैल्यू पुट करने पर, तो उसको बोलते हैं g ऑफ y, राइट। ठीक है, जैसे हम ये x पर डिपेंडेंट है तो बोलते हैं fx, वैसे इसका मतलब क्या होता है? y। सिमिलरली वैसे इसका मतलब x है, लेकिन ये फंक्शन डिपेंडेंट किस पर है? y पर, तो हमने इसको लिख दिया g ऑफ y। आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, दिस इज व्हाट द इनवर्स ऑफ f। अगर आपसे पूछे कि f का इनवर्स कौन सा है, तो ये फंक्शन है। बट इसको और भी तरीकों से लिखा जाता है, कई बार ऑप्शंस में दिया हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। y की जगह x डाल दो, क्या दिक्कत है? y की जगह x पुट करोगे बोथ साइड, तो बन गया x - 3/4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स x। इस तरीके से भी इसको मेंशन किया जा सकता है, राइट। तो ये वाला आपके पास हो गया फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने पहले वन वन प्रूफ करा, फिर ऑन टू के लिए हमने स्टेटमेंट मेंशन कर दी। वैसे तो आप ऑन टू भी प्रूफ कर सकते हैं, ऑन टू का भी तरीका होता है हमारे पास, है ना। तो ऑन टू में क्या होता है? जो आपने ये x की वैल्यू निकाली है, ये फंक्शन में पुट कर दो। अगर y आ जाए तो वो ऑन टू हो जाएगा, राइट। तो वन वन ऑन टू प्रूव कर दो, आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल। और अगर फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाए तो बस क्या करना है? डिपेंडेंसी चेंज करके इन्वर्स निकाल दो। तो ये आपके पास हो गया डियर फर्स्ट मेथड, राइट। नाउ सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, अगर कई बच्चों को उस मेथड से समझ में आता है तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड मेथड में क्या है आपके पास? फंक्शन में दे रखा है नेचुरल नंबर टू y, और g फंक्शन हम यहाँ मान के चलते हैं y टू n होगा रिवर्स। स्टेप 1 में हमने क्या करना है? gy फंक्शन और fx फंक्शन निकालना है। तो fx फंक्शन तो हमें दे रखा है डियर, राइट। gy फंक्शन अभी अभी हमने आपको ऊपर निकाल कर दिखाया है, ये देखिए, ये gy फंक्शन है, हमने वही ले लिया। बट आपने ये स्टेप करना है अगर आप सेकेंड मेथड फॉलो कर रहे हो तो हमने क्या किया? हमारे पास fx फंक्शन क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, हमने gy फंक्शन निकालना है रिवर्स कर कर। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये निकाल लोगे आप, अभी हमने निकाल के दिखाया। सेकंड मेथड GOF हमें प्रूव करना है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और f ऑफ g भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करना है। अब देखिए, अगर आपके पास जो f फंक्शन है वो n टू y है और g y टू n है, तो गॉफ फंक्शन क्या आएगा? इसकी इनपुट कहां से आएगी? f फंक्शन में से।
एफ में से, तो एफ पुट क्या करेंगे हम एन, और आउटपुट किस में से आएगा, इसमें से, यानी एन रखने पर एन आंसर आना चाहिए, नेचुरल नंबर रखने पर नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, थर्ड स्टेप जिसको हमने लिखा है एफ ऑफ जी, जी में से इनपुट आएगा और आउटपुट एफ में से आएगा, यानी वाई रखने पर वाई आना चाहिए, वाई सेट का एलिमेंट रखने पर वाई सेट का ही एलिमेंट आना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। अगर आप इसको भी आइडेंटिटी फंक्शन कर दोगे, इसको भी आइडेंटिटी फंक्शन कर दोगे, तो भी आप कह सकते हो कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो दो अप्रोचेस होती हैं, पहली अप्रोच जिसमें आप फंक्शन को 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव प्रूव कर दो तो आप बोल सकते हो इन्वर्टेबल है, और इनवर्स निकालना तो बहुत आसान होता है, डिपेंडेंसी बदल दो, वाई की वैल्यू निकाल लो फंक्शन में से, ठीक है ना, सॉरी एक्स निकालो फंक्शन में से, जैसे हमने यहाँ पर निकाली थी, इसको हमने y ले लिया, ये हो गया 4x + 3, ये इनवर्स होता है y - 3 अपॉन 4, ये आपके पास क्या निकल कर आ गया डियर, इनवर्स। तो एक अप्रोच जिसमें हम क्या कहते हैं कि 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दो, ये प्रूव कर हो जाएगा कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल है, और फिर उसका डिपेंडेंसी चेंज करके x की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका GOF और FOG को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दो, तब भी आप कह सकते हो इनवर्स पॉसिबल है, राइट। तो चलो अब दूसरा मेथड ले रहे हैं GOF। इसमें हमने नेचुरल नंबर को ले लिया x, है ना, क्योंकि हमारे पास जो fx फंक्शन है वो इस तरीके से गिवन है। तो n मतलब हमने कोई भी एलिमेंट लिया x, तो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x पुट करा हमने, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब होता है, ब्रैकेट लगा दो f ऑफ x। अब देखिए डियर, इसको ध्यान से समझिएगा, g ऑफ fx, इसका मतलब क्या है कि y की जगह आप देख सकते हो, y की जगह यहाँ पर क्या आ गया, y की जगह g के बाद y है और यहाँ g के बाद fx है, तो इसका मतलब है आप भी राइट साइड पर y की जगह fx पुट कर दो, तो ये हो गया fx - 3 अपॉन 4। नाउ fx की वैल्यू कितनी है, ये रही, पुट कर दो, 3 से 3 कट गया, बाद में 4 से 4 कट जाएगा, x आ गया। क्या किया था आपने गॉफ फंक्शन में, पुट क्या किया था आपने, इनपुट क्या पुट करा था x, आउटपुट भी कितना आया x में से, और ये x कहाँ से लेना था आपने, नेचुरल नंबर में से। इसका मतलब आपने नेचुरल नंबर पुट करा और नेचुरल नंबर ही आपका आंसर आ रहा है, राइट। अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो आपको याद है 7 आ रहा था, 2 पुट कर रहे हैं तो 11 आ रहा था, इस तरीके से वो नेचुरल नंबर ही तो आ रहे थे। तो इसका मतलब x पुट करने पर आपके पास वही आंसर आ रहा है, तो GOF क्या बन गया डियर, आपके पास आइडेंटिटी ऑफ x, जो आप पुट कर रहे हो वही आ रहा है, तो इट्स आइडेंटिटी ऑफ x, है ना। सिमिलरली अब f ऑफ g के लिए आते हैं। नाउ f ऑफ g y, है ना। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये o को हमने हटाया ब्रैकेट और ये बन गया gy। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर f के बाद x है और यहाँ पर f के बाद क्या है, gy, तो बस x की जगह, यहाँ पर x की जगह आपने क्या रख देना, gy, तो हो गया 4 ऑफ gy + 3। नाउ gy की वैल्यू कितनी है, दैट इज y - 3 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, नाउ 3 से 3 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू y। अब आप देखो आपने पुट क्या किया था, इनपुट y, आउटपुट भी क्या आया, y, दैट मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। तो कभी भी अगर आपके पास f ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, GO ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, हमने y रखा तो y आया, इसमें x रखा तो x आया, इसका मतलब जो हमने यहाँ g फंक्शन निकाला हुआ है, जो हमने खुद निकाला था, दैट इज इनवर्स ऑफ f। हमें दोबारा नहीं निकालना ना, यहाँ पे शो करने से पहले ही आप बेसिकली इनवर्स निकाल चुके होते हो, चाहे दोनों मेथड की आप बात करो, दोनों में ही, ठीक है ना, आप g पहले ही निकाल चुके होते हो। तो ये जो g फंक्शन है यही तो इनवर्स है, तो g इज इनवर्स ऑफ f, देयर इज द इनवर्स, ठीक है। आप इसे और कैसे लिख सकते हो, ये भी हमने आपको बताया था, g ऑफ y को आप x डालकर ऐसे भी लिख सकते हो और उसको f इनवर्स x भी मेंशन कर सकते हो, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं आपके पास, y एक सेट है n², राइट, और यहाँ पर फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर टू y, जो f फंक्शन है दैट इज नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे और आंसर क्या आएगा आपके पास, y आएगा, ठीक है। आपको फंक्शन भी दे रखा है n² है, यानी पुट आपने करना है नेचुरल नंबर और जो रिजल्ट आएगा वो y सेट है, और y सेट भी डिफाइन कर दिया गया है, y इज नथिंग इज इक्वल टू n², यानी सेम जो एग्जांपल नंबर 24 में कहा था, y कुछ और नहीं है जो n² का आंसर आ रहा है, वही है कोडोमेन, यानी पक्की बात है कि जो कोडोमेन होगी वही रेंज होगी, क्योंकि कोडोमेन जो हमें डिफाइन करेगी वो क्या डिफाइन करेगी कि जो तुम्हारा n को पुट करने पर ये जो fn आ रहा है, दैट इज व्हाट y सेट, दैट इज व्हाट y सेट, तो जो हमारा आंसर आएगा वो y में होगा ही होगा अवेलेबल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर जो y सेट है वो कोडोमेन होती है, कोडोमेन जनरली बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोडोमेन और रेंज एक ही बात है, यानी ये ऑन टू तो कंफर्म है आपके पास, क्योंकि उसने खुद बता दिया कि जो y सेट है दैट इज नथिंग बट n², यानी यहीं से ही y सेट आया, यानी कोडोमेन यही है, और यही तो हमारी रेंज भी होती है, जब हम n पुट करते हैं और जो fn का आंसर आता है, यानी जो y का आंसर आता है वही रेंज होती है, और यहाँ पर कोडोमेन भी यही है, यानी ये कंफर्म आपके पास ऑन टू फंक्शन तो है।
चलिए, अब हमारे पास दो अप्रोच है डियर। हमने यहाँ पर फर्स्ट मेथड डिस्कस करा है आपके साथ, 1 1 और ऑन टू वाला, है ना, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है तो पक्का पता है इन्वर्टेबल तो है ही, तो 1 1 ऑन टू वाला ज्यादा आसान मेथड है, हम उससे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरो डायग्राम बनाया और हमने रख के देखा अगर हम 1 नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो आंसर आता है 1, 2 पुट करते हैं 4, 3 पुट करते हैं 9, यानी हर डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट आंसर है। ये 1 1 हो गया। ऑन टू ये बात पहले से ही था, क्योंकि वाई सेट जो है वो आपके पास क्या है डियर, वाई सेट इक्वल टू एन स्क्वायर। नाउ एन स्क्वायर का क्या मतलब था, एन स्क्वायर का मतलब था जो आपके पास रेंज निकलनी थी, और जो रेंज है यहाँ पर वही आपके पास क्या है डियर, कोड डोमेन है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ कोड डोमेन और रेंज इक्वल है, यानी ऑन टू फंक्शन तो पक्का पक्का हो गया। तो दिमाग में तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहेगा, इसीलिए आपके पास ये ऑन टू है। हर एक डोमेन की डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 भी है। अब प्रूफ कैसे करना होता है 1 1, आप एक फंक्शन में कोई भी एलिमेंट रख दो x1, ठीक है, x1 का स्क्वायर आ गया, x2 एलिमेंट रखा, x2 का स्क्वायर आ गया। 1 1 में हम ये मान के चलते हैं कि दो डिफरेंट वैल्यू रखने पर सेम आंसर आ गया, दो डिफरेंट वैल्यूज रखने पर सेम आंसर आ गया, ऐसे मानते हैं कि आंसर सेम आया और दोनों को इक्वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर उधर लगकर प्लस माइनस बाहर नहीं आएगा, रीजन क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है डोमेन, है ना, x1 जो आप पुट कर रहे हो वो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर जब हम ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं, अगर वहां स्क्वायर रूट जा भी रहा है, जैसे मान लीजिए x1 और ये स्क्वायर रूट वहां चला गया, तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी, बिकॉज x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर में से लिए गए हैं, डोमेन आपकी नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हटकर सिर्फ x1 और x2 आया। नहीं तो अगर रियल नंबर होता या फिर कोई और इंटीजर होता तो प्लस माइनस भी आ सकता था। अब क्योंकि लास्ट में ये प्रूव हो गया, हमने क्या सोचा था x1 x2 दो अलग एलिमेंट है, आंसर सेम आया, बट लास्ट में उसने प्रूव कर दिया कि आप गलत हैं, जो x1 और x2 दोनों एलिमेंट थे वो अलग थे ही नहीं, वो एक ही चीज थी, यानी 2 रखने पर 4 आया है तो दूसरा भी 2 ही था सर, कोई अलग है ही नहीं। जब ये दोनों चीजें अलग है ही नहीं तो मैनी वन कहां से हुआ, है ना। 2 रखने पर 4 और 3 रखने पर 4 आता तो ये मैनी वन है, 2 रखने पर 4 2 रखने पर 4, ये तो एक ही चीज है, तो इट्स अ 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है डियर, यहाँ पर बेसिकली इनवर्स वाला पार्ट अपने आप हो जाता है। ये आपके पास फंक्शन है, इसमें से आपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, यही ऑन टू के लिए करना होता है। अब हमें ये भी पता है ये ऑन टू है, तो एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास y, इसको हमने y ले लिया ना, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, जैसे x निकालते हैं वैसे n की, तो ये स्क्वायर रूट वहां चला गया। यही तो है डियर आपके पास g फंक्शन। जी फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी बदल करके जो आता है फंक्शन से आपको जी फंक्शन बोलना होता है। तो अभी यहाँ पर ये फंक्शन n पे डिपेंडेंट था, अब ये फंक्शन y पे डिपेंडेंट है, दैट इज जी वाई फंक्शन। फिलहाल आपने ऑन टू के लिए क्या करना है, ये जो आपने n की वैल्यू निकाली है इसे वापस इस फंक्शन में पुट कर दीजिए, है ना, ये हो जाएगा f ऑफ रूट वाई, यहाँ पे पुट कर दिया रूट वाई का होल स्क्वायर, तो ये आ गया y। अगर ऐसा हो कि आपने जो फंक्शन था वही आपके पास आंसर आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो हमने पुट करा वही हमारे पास आंसर आ गया, इसका मतलब हमारी जो कोड डोमेन है वही रेंज है डियर, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, और ऐसे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्टेबल भी होते हैं। दूसरा मेथड भी आप कर सकते हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, GOF और F ऑफ G को इन्वर्टेबल आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है डियर, आपने सबसे पहले G फंक्शन निकाल के रखना है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखा है। हम आपको स्टेप्स बता देते हैं, अगर आप सेकंड मेथड पसंद करते हैं तो। फिलहाल हमें ये प्रूव कर दिया कि बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल है तो G यहाँ पर इनवर्स होगा F का, तो G ऑफ Y रूट Y, या फिर आप इसे G ऑफ X भी लिख सकते हैं, बिकॉज Y की जगह हमने X पुट कर दिया, या आप इसको F इनवर्स X भी बोल सकते हैं। अगर आप सेकंड मेथड के लिए जाते हैं डियर, तो आपके पास फंक्शन दे रखा है n टू y, और g फंक्शन हो गया हमारे पास y टू n। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार f ऑफ g और एक बार g ऑफ f निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, एक तो fx फंक्शन जो कि यहाँ fn है, और एक आपके पास क्या होना चाहिए, gy फंक्शन जो कि आपके पास है रूट y। तो आपने क्या करना है, f ऑफ g कंपोजिट फंक्शन निकालने आते हैं आपको, तो f ऑफ g फंक्शन आप लेंगे, और इसमें इनपुट कहाँ से होगा, y, और आपका आउटपुट भी आना चाहिए y। तो अगर y रखने पर, यानी फाइनली f ऑफ g का आंसर अगर y आ जाए, तो आपके पास ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। और GOF की अगर हम बात करें तो इसका होगा n पुट करने पर n। तो अगर आपका फाइनल आंसर n आ जाए डियर, तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है और ये आपका इन्वर्टेबल फंक्शन है, और जो आपने ये g निकाला हुआ है ये आपका इनवर्स है इसका, राइट।